ठीक है। तो देखो हमारा यूरिन का कंसंट्रेशन, ये सारा SIDH वगैरह बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको आसान करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पता है तो आपका क्वेश्चंस निकल जाएंगे। देखो यूरिन कंसंट्रेशन जो है हाइपोनेट्रीमिया दिया हुआ है, एंड साथ में इन्होंने कुछ पोलीयूरिया इन सब के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या होएगा SADH। SIADH में क्या होता है, ADH इतना ज़्यादा बन जाता है कि हमारी जो किडनी होती है वही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है कि इसका तो डेली का काम है। ठीक है, तो वो बोर हो गई उससे। अब हम इसमें ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, वेप्टन, जिसके अंदर हमें यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मिलता है। यूवोलेमिक कैसे, ANP BNP के कारण अगर पूछे तो। ठीक है, एंड यूरिन कंसनट्रेटेड होगा। यूरिन ADH काम तो किया बट एक लेवल के बाद वो भी थक गया। ठीक है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा ADH अगर काम करता रहता तो क्या होता, हमारा यूरिन ना निकलता, सॉल्यूट्स निकलते, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक लिमिट तक काम करने के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया। फिर आता है अगर हमारा यूरिन डाइल्यूटेड हो। ठीक है, तो हमारी 3 कंडीशन हो सकती है। आप क्या करो, सबसे पहले ना वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट करा दो। अगर वाटर डिप्राइव करने के बाद हमारा डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड हो रहा है तो मतलब प्राइमरी पोलिटिस पे है, वो ज़्यादा पानी पी रहा है, ऑब्वियसली पानी पियोगे तो फिर होगा ही ना डाइल्यूट। एंड अगर वो इम्प्रूव नहीं होता है तो हमारे 2 चीज़ें बनती हैं, या तो डायबिटीज़ इंसिडिपस में सेंट्रल हो सकता है या फिर नेफ्रोजेनिक हो सकता है। तो अब हमारा सेंट्रल है, हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेस्मोप्रेसिन देते हैं। डेस्मोप्रेसिन देने पर अगर इंप्रूवमेंट आ रही है तो दैट इज़ योर सेंट्रल। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट में डेस्मोप्रेसिन नहीं होता है। वो क्या करता है, हमारा सेंट्रली डायबिटीज़ में ADH हमारा जो है वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, उसके कारण हो रहा है, तो डेस्मोप्रेसिन पे इंप्रूव हो गया। अगर हम MRI करें ऐसे पेशेंट की, नॉर्मली क्या होता है, हमारे MRI पे पिट्यूटरी जो है वो ब्राइट स्पॉट की तरह दिखेगी, लेकिन इसमें हमारी पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिया हो गया, दिखेगी नहीं। ठीक है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिया, क्रेनियोफेरेंजियोमा, इन सब में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखता है। तो देखो नॉर्मली हमारा ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, क्रेनियोफेरेंजियोमा एंड पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर ऑलमोस्ट सेम साइज दिखेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। क्रेनियोफेरेंजियोमा बच्चों में होता है एंड कार मोटर ऑयल ऐसे अपीयरेंस बोलते हैं HPE के अंदर। लेकिन रही बात हमें एपोप्लेक्सी की, उसमें से वो ब्राइट रेड चली गई। ठीक है, मतलब वो उसमें से सप्लाई नहीं हो रहा, वो हो गया हमारा सेंट्रल डायबिटीज़। ये हाइपरनेट्रीमिया कराता है। ठीक है, ADH हमारा काम करने लग गया है। ADH हमारा काम करता है तो क्या होएगा, हमारा जो ADH काम नहीं कर रहा है, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिडिपस में ADH काम नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो यूरिन है उसके अंदर से ही सोडियम लॉस हो रहा है। अब वाटर परमिएबल नहीं है तो उसी के अंदर से ज़्यादा पोलियूरिया आ गया। ठीक है, अब उसके कारण हमारा सोडियम वहाँ से जा रहा है, तो फिर हमारा पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम हमेशा उल्टा होता है जो हमारा सोडियम का होता है। ठीक है, एंड अगर हम रिस्पेक्टिव में देखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चेंज आ रहा है, असल में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाइपरनेट्रीमिया कैसे हो रहा है, देखो आपका जो यूरिन है वो सारा का सारा ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा बढ़ गई है उसकी, मतलब वो ना बिना कंसंट्रेशन के जा रहा है, तो आपका ड्राइनेस आ जाएगी अंदर के फ्लूइड्स के अंदर, तो उसमें इसके कारण रिलेटिवली हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, क्योंकि सारा डाइल्यूटेड यूरिन तो चला गया एंड लेफ्ट ओवर जो हमारा बच गया वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ आ जाएगा। उसका ट्रीटमेंट हम थायाजाइड्स, NSAIDs ये दे सकते हैं। अब आते हैं हमारी 2 कंडीशन, अर्ब्स पैल्सी एंड क्लम्पके पैल्सी। अब ये कैसे होती है, अर्ब्स पैल्सी होती है शोल्डर डिस्टोसिया में, तो बाहर की तरफ चोट आएगी। ठीक है, ऐसा देखो ना हम अपने कंधे पे हाथ रख के, तो बाहर की तरफ C5 C6 जाएगा, तो वेटर का टिप ऐसे एबडक्टेड हैंड, पीछे की तरफ एडक्टेड हैंड होगा वगैरह, ये सब चीज़ें इमेजिन करके हो जाएगा। ठीक है, और अब क्लम्पकी के अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ जो जैसे लोग नहीं थे जो कि हम वो लेकर जाते हैं, क्रच पैल्सी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अंदर की तरफ से हमारी सबसे लास्ट वाली, सबसे आगे वाली थी अर्ब्स वाली, अगर रूट की तरफ से देखें तो C8 एंड T1 जो होती है क्लम्पकी होगी। क्लो हैंड मिलेगा हमें, एंड हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सिंपैथेटिक चेन होती है। ब्रीच डिलीवरी में होता है ऐसे, आप खुद इमेजिन करो एक बच्चा निकल रहा है तो उसके जो है हाथ रह गए अंदर। ठीक है, खुले खुले हाथ, तो अंदर की तरफ एक्जिला में आएंगे ना चोट, तो क्लम्पकी हो जाएगा। अगर बच्चा ब्रीच में ना होकर वो ऑक्सीपुट से ही आ रहा था बट उसका शोल्डर अटक गया, एंड शोल्डर डिस्टोसिया में हमारी ट्रिक क्या होती है, हेल्पर। हम कैसे करते हैं हेल्पर में, पहले तो मदर को हम अच्छे से लिथोटोमी पोजीशन के अंदर डालेंगे, बाद में सुप्रा प्यूबिक फंडस पे प्रेशर देंगे, कॉक स्क्रू करेंगे नहीं तो रूबिन करेंगे, एंड अगर उसका बाद में भी रह गया, अगर बिल्कुल ही नहीं हुआ लास्ट में, ठीक है, जाना गैस स्किन करके फिर हम जाना वैली करेंगे एंड अदर LSCS कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइस। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इमीडिएट मेमोरी। हाँ, हमारी मेमोरी को कैसे टेस्ट करते हैं पूछते हैं। इमीडिएट मेमोरी या फिर अटेंशन तुम्हें चेक करनी है तो तुम डिजिट से रिलेटेड कुछ भी करो, 1 डिजिट दिखाया, 3 डिजिट दिखाए, कुछ दिखाया, और उसके बाद फिर तुमने कहा रिपीट करने को, वो इमीडिएट तुरंत की तुरंत मेमोरी होगी। अटेंशन, अगर किसी की अटेंशन होती है ना तो उसको टेस्ट करना है तो डिजिट दिखा के तुरंत पूछ लो, तो ये होती है हमारी मेमोरी चेक। ठीक है, रिसेंट मेमोरी का मतलब आपने आज खाना क्या खाया, रिमोट मेमोरी मतलब पुराना कुछ पूछो, जैसे आपकी मम्मी का बर्थडे कब आता है,
ये सब चीज़ें, ये नहीं मम्मी का नाम क्या, मम्मी का नाम तो डेली रिवाइज होता है, लेकिन मम्मी का बर्थडे कब आता है। तो ये हो गया हमारा रिमोट मेमोरी। कंसंट्रेशन अगर किसी की देखनी है तो उसको क्या करो तुम, सब्सट्रैक्शन का दे दो, या फिर उल्टा प्लस मत करो, प्लस वो फिर भी रिफ्लेक्स में कर सकता है, लेकिन माइनस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि वो कंसंट्रेटेड है कि नहीं है। तो एक ना अलार्म का ऐप आता है, तो मैंने यूज़ किया था, उसके अंदर क्या था कि आपको ना सुबह सुबह वो सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस देगा, देखने के लिए कि आप उठ के जाग गए हो कि नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन आएगा हमारा TNF अल्फा जो होता है, TGF बीटा एंड TNF अल्फा में बहुत कन्फ्यूजन होती है। 1/6 तो आपको फिर भी याद रह जाएगा, हमें याद रखना है अल्फा। TGF के आगे अल्फा लगाओ नहीं, TGF बीटा पढ़ा है हमने, ठीक है, तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा TGF अल्फा बोल के, TGF बीटा ही होता है क्योंकि, ठीक है। तो ऐसे TNF अल्फा हो जाएगा एक्यूट के अंदर। क्रॉनिक के अंदर आता है हमारा TGF बेल्टा, TGF बीटा, जो कि हमारा किलॉइड भी बनाता है, पता है, अगर एक्सेस में हो जाता है नहीं किलॉइड बनवाएगा। एंड TGF बीटा एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल होता है। किलॉइड का मतलब क्या है, आपके स्कार के आगे जा रहा है, ठीक है। कोलाजन तो दोनों में बढ़ते हैं, हाइपरट्रॉफिक में भी बढ़ता है, इसमें बढ़ता है। एंड किलॉइड के अंदर यू हैव टू गिव स्टीरॉइड्स, अदरवाइज वो नहीं ठीक होगा, उसको एक्सरसाइज करो, स्टीरॉइड दो। आगे चलते हैं हम। C1Q, देखो C1Q डेफिशिएंसी के कारण होता है हमारा अर्ली क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एक होती है क्लासिकल, एक होती है हमारी अल्टरनेटिव, ठीक है। क्लासिकल जो होती है ना वो हमारी क्या बनवाती है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ वाली में डिफेक्ट आता है अर्ली फेज़ के अंदर, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारे जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, वो खा नहीं पाएगा उसको, तो वो जाके जमा हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, हमारे SLE बनाते हैं, ठीक है। एंड अगर हमें उसमें दिखता है ना, SLE में हम फुल हाउस इफेक्ट बोलते हैं उसके ग्रैनुलोमा पे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे कॉम्प्लीमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स जाते कहाँ पे है, अगर कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो वो जाते कहाँ हैं, वो वहाँ पर जाके इम्यूनो कॉम्प्लेक्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम वापस से बोलते हैं, देखो C1 एस्टरेज होता है एक, तो वो होता है हमारा हेरिडिटरी एंजियोडेमा, वो अलग हो गया। C1Q की डेफिशिएंसी बोले ना तो हमारा अर्ली क्लासिकल पाथवे जो कि हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना चाहिए था उसकी डेफिशिएंसी है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन डिपॉजिट हो जाएंगे, वो क्लियरेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गए, उस इम्यून कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लीमेंट्स भी डिपॉजिट होते हैं, इसलिए उसके कारण हमारे फुल हाउस डिफेक्ट दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फैट नेक्रोसिस क्यों होता है, लाइपेज के कारण होता है इन पैनक्रियाज, ठीक है। वो जहाँ पे लिपिड होते हैं वहाँ पे होता है फैट नेक्रोसिस में, फैट से पता चल रहा है, एंड पैनक्रियाज में होंगे ये भी पता चलता है, बट किसके थ्रू होंगे, लाइपेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल। जैसे बेरियम जो हमारा होता है ना बैरेटिसोफिगस में मेटाप्लेजिया होता है, अगर तुमने उसको ठीक नहीं किया तो डिस्प्लेजिया हो जाएगा। इसलिए हम सर्वाइकल कैंसर में कभी मेटाप्लेजिया की बात ही नहीं करते, हम डिस्प्लेजिया की बात करते हैं। मेटाप्लेजिया का प्रोन क्या होता है, हमारा बैरेटिसोफिगस एक अच्छा एग्जाम्पल है, एंड उसमें क्यों होता है, GRD के कारण। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो प्रोग्राम सेल डेथ जो हम बोलते हैं वो फिजियो भी हो सकती है, एक्टिवली भी कर सकते हो, ठीक है। अभी एक्टिव होती है, एंड जो हमारा नेक्रोसिस है वो पैथोलॉजिकल होगा, तो इसलिए वो पैसिव होता है, अपने आप होना ही है, मतलब वो ख़राब हो गया टिश्यू तो फिर मरेगा ही ना। लेकिन एक्टिवली भी यू कैन डू एपोप्टोसिस, A फॉर एक्टिव यू कैन से। और इसमें हमें कैसा पैटर्न, NXN-V मार्कर होता है, स्टेप लैडर पैटर्न होता है, एंड उसमें स्मीयर मिल जाएगा नेक्रोसिस के अंदर। अब न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन मिलती है इसके अंदर, इसमें 3 स्टेप होते हैं हमारे नेक्रोसिस में, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, ठीक है। एंड एपोप्टोसिस में उसके टोटे कर दिए हमने, छोटे छोटे पीसेस कर दिए। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें छोटी छोटी करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके उसको एक एपोप्टोटिक बॉडी में भेज देंगे अपने यहाँ से निकाल के, ठीक है। तो सेल श्रिंक होता जाएगा, सेल मेम्ब्रेन वगैरह इंटैक्ट है, क्योंकि देखो आपको किसी थैले के अंदर सामान भर के बस डस्टबिन में फेंकना है, ऐसा करना है। तो आप क्या करोगे, आप क्या उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी हमारी थैली, तो उसको इंटैक्ट रखेंगे, ठीक है। अंदर हम क्या करेंगे, एक बड़ा सारा गत्ता हमें फेंकना है, तो हम उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, ऐसे इमेजिन करो, छोटे छोटे पीसेस कर दिए हमने, उसके अंदर डाल दिया, एंड हमारा सेल एकदम इंटैक्ट है। जबकि नेक्रोसिस में क्या है, हमें समझ आ गया कि ये खराब है, तो इसको हमें पूरा तोड़ना है, जैसे घर तोड़ के बनाते हैं वैसे ना, हमें पूरा का पूरा घर तोड़ना है। तो सेल स्वेलअप हो गया, पहले उसको गुस्सा आया कि भाई मेरे को क्यों तोड़ रहे हो, तो सेल स्वेलअप हो गया, उसमें पानी इकट्ठा होता है, वो सब कुछ रप्चर हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रप्चर होकर सारा सामान बाहर। नेक्रोटिक सेल जो होते हैं ना, उसकी जो बॉर्डर लाइन होती है ना, हमेशा मतलब इंटैक्ट होनी जरूरी नहीं होती, क्योंकि उसके सारे के सारे एंजाइम्स हैं ना वो बाहर की तरफ आते हैं, तो एंजाइम्स गेट रप्चर्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा हाशीमोटो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो थायराइड के अंदर क्या होता है, हमारे हाशीमोटो भी ऑटो इम्यून है, ग्रेव भी ऑटो इम्यून है, ठीक है। हाशीमोटो में थोड़े टाइम के लिए वो हाइपरथायरॉयडिज्म जैसा काम करता है, तो वो ना क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर दे देंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की T3 T4 बड़ा हो, TSH कम है, आप बताओ क्या है। तो हम ना कन्फ्यूज होकर ना ग्रेव्स कर देते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जिसके कारण हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि
हमारा हाशिमोटो के अंदर क्या होता है, हर्टल सेल होता है, एच से हर्टल सेल, ठीक है। एंड इसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी बनेगी, टीपीओ के अगेंस्ट बनेगी, थायरोग्लोबिन के अगेंस्ट बनेगी, टीएसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती है हमारी ग्रेव्स में। अब कैसे लर्न करना है इसको, देखो टीपीओ क्या है, हमारा थायरॉयड ही हो गया ना, एंड थायरोग्लोबुलिन भी थायरॉयड हो गया, उसके एंटी तुम एंटीबॉडी बनाओगे तो ऑब्वियसली हमारा थायरॉयड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, थायरॉयड ही कम हो जाएगा। जबकि टीसीएच रिसेप्टर के अगेंस्ट बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हमारा टीएसएच हमारा ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। एंड इसके अंदर हमें कैसे मिलेगा एचपी में, स्कैंट कोलॉइड फॉलिकल, ठीक है। डीक्वेरियन एक हमारे ना हाथ में भी होता है ना डीक्वेरियन, तो उसमें भी पेन होता है, इसमें भी पेन होता है, हम याद रखना। और यही इसी को बोलते हैं हम सबएक्यूट ग्रेनुलोमा, ठीक है। पेन मेंशन होगा। रीडल बहुत ना कार्सिनोमा में मिक्स होता है, ठीक है। तो आपको लगेगा अरे ये तो फैल रहा है मतलब कार्सिनोमा है, बट नहीं, वो रीडल है, असल में फाइब्रोसिस है, वो एक्सटेंड बियॉन्ड चली जाती है हमारे थायराइड के, इसलिए कार्सिनोमा जैसा दिखता है बट इन्वेजन वगैरह कुछ नहीं होता, बस उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, कार्डियक, हमें सबको समझ आता है कि अगर वो भाई बढ़ रहा है तो मतलब टी वेव्स लार्ज ये सब हम पढ़ते हैं। हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, हमें याद रखना है हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, क्योंकि अमोनिया से रिलेटेड कुछ ये चेंजेस करा देते हैं, इतना नहीं जाने, बस ये जान लो हाइपोकैलेमिया के साथ हिपैटिक एनकेफेलोपैथी होती है। उसके बाद हमारे जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना, ये मलेरिया वाले, तो इसमें इसके ना ये 3 टाइप के फीवर करते हैं, ठीक है। एक होता है क्वाडिटोइन, सारा टाइम फीवर रहेगा। एक होता है हर 3 दिन में आएगा, हर 4 दिन में आएगा। टर्शियन को 3 दिन बोलते हैं, हर 4 दिन को क्वाडिटोइन बोलते हैं, ठीक है, क्वार्टन बोलते हैं, ठीक है। वो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है वो लर्न करने का, लेकिन ना जब हमें कोई ग्राफ देते हैं ना तो समझ नहीं आता, तो एक डब्बा खाली है तो उसको मान के चलना आप टर्शियन दे रखा है, और वही मैक्सिमम होता है जो हम पढ़ते हैं, वाइवैक्स, ओवेल, फैल्सिपरम, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, वही हमारा टर्शियन होते हैं। अगर 2 डब्बे खाली दे दिए एवरी 72 आवर्स, मतलब 4 दिन में आ रहा है, तो हमारा मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया थोड़ा भाव खा रहा है, उसका नाम भी तो मलेरिया से मिल रहा है ना, इसलिए, जबकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइवैक्स, ओवेल एंड फैल्सिपरम ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा पेरेंट्रल इज़ द मेन स्टे। हम क्या करेंगे, 200 सेंटीमीटर जितना हमने काट दिया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शॉर्ट बाउल कहलाता है। अब हमें काटना भी पड़ता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन उसके बाद हमारे क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। हम हमारा जो सिक्रीशन है उसको कम करने के लिए ऑक्ट्रोटाइड दे सकते हैं, टेडुग्लूटाइड दे सकते हैं हम इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। ये क्या होता है, GLP-2 एगोनिस्ट है, 1 नहीं, 1 हमारा ग्लूटाइड्स वाले थे, सीमा ग्लूटाइड वगैरह। टेडुग्लूटाइड सिर्फ एक लोता है जो GLP-2 पे काम करता है, एंड ये हमारा शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में हम यूज़ करते हैं। एंड सिक्रीशंस को हमेशा कम करने के लिए ऑक्ट्रोटाइड होता है, इसलिए ऑक्ट्रोटाइड हमारा बहुत जगह पे यूज़ होता है, जहाँ पर हमें कोई भी सिक्रीशन कम करानी है, इवन ग्रोथ हार्मोन की कम करानी है तो भी हम इसको देंगे, ठीक है। ट्रांसप्लांट लीवर कब करेंगे, जब हमारा फेल हो जाएगा, मतलब साइड इफेक्ट्स वगैरह आ जाएगा, ट्रांसप्लांट करेंगे हम इंटेस्टाइन को अगर हमारा लीवर फेल हो रहा है या फिर रिकरेंट स्टोन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट्रल IV इज मेन स्टे, हम तकलीफ नहीं देना चाहते ना अपने GIT को, GIT से जितना कम काम कराओगे, क्योंकि बेचारे की एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी कम हो चुके हैं, हमने एक सेगमेंट ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद है हमारा सीजर्स के जो हमारे अलग अलग टाइप के सीजर्स होते हैं उसमें हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, देखो मेनली हमारी वैल्प्रोइड तो हमें याद रखनी है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड है, लिनॉक्स हो गया, JME हो गया, जो भी अजीब सा नाम आए ना उसमें सब में हम वैल्प्रोइड करते हैं। एंड वैल्प्रोइड क्यों करते हैं, वैल्प्रोइड का वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्यों, देखो वो क्या करता है, एक तो पहली बात वैल्प्रोइड में T को ध्यान से देखो, टेरेटोजेनिक है, L फॉर लीवर टॉक्सिसिटी कर रहा है, P फॉर पैनक्रेटाइटिस कर रहा है, ये याद रखना है। वेट गेन भी करवाता है ये हमारा, ठीक है, अटैक्सिया भी करवाएगा। अब सोडियम को भी इनिबिट करेगा, कैल्शियम को भी इनिबिट करेगा, भाई ये दोनों तो इंपॉर्टेंट आयंस थे, दोनों को इनिबिट कर दिया। इसके साथ साथ ये गाबा का भी बढ़ाता है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब 3 एक्शन करा तो ऑब्वियसली इसलिए वाइड स्पेक्ट्रम, जैसे हम एंटीबायोटिक्स में लेते हैं ना, ये वाइड एमोक्सिसिलिन कितना ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम है कि हम उसको इतनी जगह पर यूज़ करते हैं। ऐसे हमारा वैल्प्रोइड है, ये यहाँ का एमोक्सिसिलिन है, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। JME के अंदर हमारे ना ज़्यादा वेव्स आएंगे, देखो एब्सेंस के अंदर 3 हर्ट्ज आता है, JME के अंदर 4 जितना, मतलब उससे ऊपर आ जाएगा। एंड सबसे कम आता है हमारा लिनॉक्स गैस्ट्रॉट में, और लिनॉक्स के अंदर भी हम वैल्प्रोइड यूज़ करेंगे। एब्सेंस के अंदर हम क्या करते हैं, इथोसेक्सामाइड, तो एब्सेंस वाले में हम इथोसेक्सामाइड यूज़ करेंगे जो कि हमारा कैल्शियम चैनल इनिबिटर है। एंड फोकल अगर हुआ तो सोडियम चैनल इनिबिटर कौन सा है, हमारा कार्बामाजेपिन, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लर्न किया, अगर कन्फ्यूजन होता है ना कि सोडियम चैनल इनिबिटर क्या है, तो ठीक है, फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन एंड हमारा लेमोट्रिजिन, ये सारे हमारे सोडियम चैनल को इनिबिट करते हैं, ठीक है, सिलेक्टिवली। तो कार्बामाजेपिन में एक तो खास बात क्या है हमारी,
ये SJS SIDH जितने भी ऐसे हैं ना, इन सबको इनिबिट करेगा। ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस भी कराता है, ठीक है। लीवर टॉक्सिक होता है बट इतना नहीं होता, ठीक है। और सोडियम चैनल को इनिबिट करेगा। ये क्या करता है, ये सीजर्स करता है, इसलिए हम एब्सेंस में तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कार्बामेज़ापिन बोल ही मत देना एब्सेंस में, क्योंकि ये फिर से सीजर करा देगा। लेकिन फोकल के लिए इट इज़ गुड। तो फोकल में हमारा कार्बामेज़ापिन आ गई। तुम देखो, फोकल मतलब एक जगह पे, गाड़ी को एक जगह पे खड़ी कर सकते हो ना, एक जगह से थोड़ी सी दूर जा सकती है ना गाड़ी में अगर तुम जाओगे, तो इसलिए कार, ठीक है। कार्बामेज़ापिन इज़ फॉर फोकल। एब्सेंस में इथोसेक्सेमाइड आ गया। JME हमें लर्न है। इन्फेंटाइल, अगर आपका इन्फेंटाइल दे रखा है तो इसमें क्या होता है, सलाम साहब, वो सलाम साइन वगैरह हो जाएगा। तो ACTH इज़ द मेन ड्रग ऑफ चॉइस। बट अगर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में पूछा है तो वाइगाबैट्रिन करेंगे, जो कि वाइगाबैट्रिन में टर आ रहा है, तो इसमें भी टर आ रहा है, तो फिर हमारा क्या है, गाबा ट्रांसअमाइनेज इनिबिटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी रिवाइज हो गया हमारा। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एशले स्पॉट्स मिलते हैं हमारे, हाइपोपिगमेंटेड एंड शैग्रीन पैच मिलता है। इसके अंदर ना दो वो बताई थी मैंने कि ब्रेन ट्यूमर कौन से मिलते हैं कल, तो रिवाइज करते हैं। ME एपेंडाइमा एंड हमारा देखो कन्फ्यूजन आता है कि मेडुलोब्लास्टोमा आएगा फिर मेनिंजियोमा आएगा। मेनिंजियोमा नहीं, मेडुलोब्लास्टोमा आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हमारा विक्टिम के हमें कोई सैंपल लेना है, तो अगर हमें DNA देखना है, ठीक है, उसके स्वैब में से, तो हम क्या करेंगे, 24 आवर्स में देखेंगे। जबकि 72 आवर्स हमारा सीमन, देखो सीमन तो हमें मिल जाएगा लेट तक ना, लेकिन DNA अगर हमें पर्टिकुलरली देखना है तो हमें 24 आवर्स के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पहले पुलिस को बुलाएंगे या फिर आप पहले एग्जामिनेशन करेंगे, तो हम एग्जामिनेशन कर देंगे, लेकिन हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो अगर पहले सीक्वेंस में पूछे तो वी विल डू एग्जामिनेशन, क्योंकि हो सकता है ना कि वो जो पेशेंट आई है वो थोड़ी सी लेट आई हो, तो 24 आवर्स वगैरह निकल गया, जितना जल्दी उतना बेहतर सैंपल हमें मिले, ठीक है। लेकिन पुलिस को भी देना है, ऐसा नहीं है कि पुलिस को नहीं बुलाएंगे। एंड अगर वो रिफ्यूज़ कर रही है तो फिर हमें रिफ्यूज़ल का कंसेंट ले लेना है, ठीक है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ वो रिफ्यूज़ कर रही है नहीं कर रही है, HIV एंड MTP वगैरह का ट्रीटमेंट हम देंगे ही, ट्रीटमेंट तो हम दे ही देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा हमारे ना क्या होता है, रेटिनल डिटैचमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रेटिनल डिटैचमेंट में हमारा रेगुमेंटस से रेटिनल टीयर के कारण होता है। एक्सिडेटिव मतलब कि कोई कलेक्शन आ गई इसके पीछे एंड वो आगे की तरफ हो गया। ट्रैक्शनल मतलब कि खिंचाव से आया है, ठीक है। तो अब रेगुमेंटस में रेटिनल टीयर हो गया तो हमारा क्या होता है, टोबैको डस्ट मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा मान लो कोई आपने टोबैको लिया, सिगरेट जैसे जलाते हैं, उसके बाद ना आपने ऐसे वो रख दिया रेटिना के ऊपर, तो उसमें टीयर हो जाएगा। तो टोबैको डस्ट इज रिलेटेड टू दिस, ठीक है। शॉफर हो गया, ठीक है, बहुत शौकिया लोग होते हैं जो कि टोबैको पीते हैं, मतलब खाते हैं जो भी है। और फिर उसके बाद इसमें क्या मिलता है, ये इसके एग्जाम्पल ट्रोमा में टीयर हो सकता है, ठीक है। टोबैको का आपका रेटिना पे रखना वो भी तो एक ट्रॉमा ही था। एंड हाई मायोपिया के अंदर ऐसे हो सकता है। मायोपिया में इतना मतलब प्रेशर क्रिएट हो गया ऐसा इमेजिन करिए, तो कि उसमें ट्रॉमा ही होगा, क्योंकि इसमें हम लर्न करते हैं स्टेफाइलोमा, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा भी होता है। तो मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि भाई इतना प्रेशर हो गया हाई मायोपिया के अंदर, वो पीछे चला गया, ठीक है। एक रेड रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स के बारे में पूछते हैं कि वो लाइन क्रॉस करेगी नहीं करेगी। तो उसमें क्या है, अगर आपका मायोपिया है एक का, तो आपका जो डॉट हैंड लाइन है वो दोनों सेम जगह पे रहेंगी। एंड अगर आपका मोर देन 1 डायोप्टर का मायोपिया है तो वो क्रॉस करेगी, जबकि सेम साइड पे जाएगी, अपोजिट साइड पे क्रॉस करेगी, सेम साइड पे जाएगी अगर हमारा हाइपरमेट्रोपिया है तो, ठीक है। ये हो गया हमारा। और उसके बाद आएगा हमारा एक्सुडेटिव में, हाँ CSR हो गया, मतलब वो तो समझ आता है ना, उसमें फ्लूइड आ गया। ट्रैक्शनल के अंदर क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होगा या फिर सिकल सेल एनीमिया। डायबिटिक रेटिनोपैथी तो याद रखना ही है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस में कौन होता है, साल्मोनेला, ठीक है, ये भी रिवाइज हो गया। और हाइड्रोक्सी यूरिया, क्राई वाला सब हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है, हमारा हीमोग्लोबिन F को बढ़ाता है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा अमाइलॉइड। देखो अमाइलॉइड जो प्राइमरी होता है वो AL टाइप का होता है, ठीक है। एंड A-beta-2 हमारा हीमोलाइसिस के अंदर होता है। तो हमारा क्या होता है, प्राइमरी वाले के अंदर प्राइमरी होता क्यों है, प्राइमरी अमाइलॉइड होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के अंदर से ही प्राइमरी होएगा। और वही मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, हमारा गामा चेंज बढ़ जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, एंड साथ में वो लैम्डा एंड कापा दोनों को बढ़ाएगा। लेकिन जो लैम्डा है ना वो हमारी किडनी को ख़राब करेगा, ठीक है। लैम्डा अमाइलॉइड, ये जो L है ना लैम्डा का है, ऐसे कुछ याद रखो, ये किडनी को ख़राब कर रहा है। फिर सेकेंडरी वाला होता है अमाइलॉइड AA।
फिर आता है हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है तो इसको रिवाइज करते हैं। देखो बोरेलिया रिकरेंटिस में क्या होता है, हमारा एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर होता है। एपिडेमिक लाउ से रिलेटेड होता है, ये तो कोई हमें पता है ना, प्रोविस की भी ऐसे ही होता है। डुल्टोनी जो है वो एंडेमिक रिलैप्सिंग फीवर होता है। एंडेमिक में हमारी ट्रिक होती है फ्लिंट, ठीक है। फ्लिंट में रैट फ्ली आ जाएगा एंड एंडेमिक वो आ जाएगा स्क्रब, मतलब स्क्रब नहीं एंड रिकेट्सिया। बट एंडेमिक रिलैप्सिंग सॉफ्ट टिक के अंदर आएगा, जहाँ पर हमारा कोक्सेला वाला क्यू वाला है ना, सॉफ्ट टिक आएगा। बर्गोल्डेरिया जो हमारा लाइम डिसीज की स्पेलिंग गलत लिखी है, LYME आएगा एंड उसमें होता है हार्ट टिक के कारण, ठीक है। तो ये हमारा रिवाइज हो गया। हार्ट टिक के कारण तो बहुत कुछ होता है, बस हमें ये याद रखना है ऊपर से। ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीडेज पॉजिटिव के लिए ट्रिक है VIP HC वर्मा। HC वर्मा यू नो ना कि बहुत अच्छी फेमस बुक है, तो ऑक्सीडेज वो पॉजिटिव है, ठीक है। VPHC विब्रियो सुडोमोनास एंड हेलिकोबैक्टर कैम्पाइलोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर कैम्पाइलोबैक्टर, अब क्या है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। हेलिकोबैक्टर ने किया है, कैम्पाइलोबैक्टर जो होता है ना हमारा GBS करवाता है, तो हम क्या करेंगे, पिंक हेलीकॉप्टर हमारी ट्रिक है यूरियस के लिए। हमें पता है कि हमारा प्रोटीज यूरियस पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने हेलिकोबैक्टर लर्न कर लिया। पिंक हेलीकॉप्टर, यूरियस पॉजिटिव होने पे कौन सा कलर आता है वो भी हमें याद करा दिया इसने, ठीक है। तो हमारा पिंक कलर आता है। तो VIPHC एंड यूरियस वाला, एंड वो हमारे जो कैटालेस पॉजिटिव है उसकी फेमस ट्रिक तो हमारे पास स्पेस है ही है, जो तो हमें लर्न है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा डार्टिंग मोटिलिटी हमें कहाँ मिलेगा, विब्रियो के अंदर मिलेगा, कैम्पाइलोबैक्टर के अंदर मिलेगा। टम्बलिंग होता है लिस्टीरिया जो है ना वो डिफरेंशियल स्टेनिंग भी दिखाता है, मोटिलिटी दिखाता तो है लिस्टीरिया, लेकिन ये ना अलग अलग कलर्स पे अलग अलग टेम्परेचर पे दिखाता है। 22 पे मोटाइल होगा, फिर अगर तुम बढ़ा दोगे फिर नॉन मोटाइल हो जाएगा, ठीक है। स्वार्मिंग होता है हमारा प्रोटीज एंड बी सीरियस हमारा कौन सा होता है, जो चाइनीज़ फूड के कारण नहीं होता है, प्रीफॉर्म टॉक्सिन होते हैं, ये वही वाला बी सीरियस है, ठीक है। तो बैसिलस सीरियस बोलते हैं इसको। और उसके बाद आएगा हमारा ग्लाइडिंग मोटिलिटी माइकोप्लाज्मा क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो ग्लाइड वो सरक के जाएगा। स्वार्मिंग मतलब थोड़ा सा ऐसे स्विमिंग जैसे याद रख लो कि आपका प्रोटीज एंड बी सीरियस हो गया। एंड फिर आएगा टम्बलिंग, आपको याद आएगा डार्टिंग के अंदर विब्रियो एंड कैम्पाइलोबैक्टर को याद रखना है, ठीक है। उनके पास फ्लैजेलाई ऐसे होती है कि वो डार्ट कर सकते हैं। एंड फॉलिंग लीफ हमारा GID हो गया, ठीक है। टोन की बात करते हैं, देखो एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ जैसे बच्चा होता है ना जो उसमें हम एक ना कन्फ्यूजन कॉमन क्या है, मतलब मेरे को तो बहुत रहती थी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है और एक होता है हमारा बायोफिजिकल। तो क्या होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट अगर हमारा नॉन रिएक्टिव आता है तो हम क्या करते हैं, उसको 20 मिनट का टेस्ट होता है, हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा और देर के लिए, क्योंकि हो सकता है मदर सीधा लेटी हुई थी एंड उसके कारण कंप्रेशन हो गया और मदर को टैकीकार्डिया वगैरह हो गया, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई यूट्रिक टोन्स वगैरह के। लेकिन बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है हमारे 5 पैरामीटर को इन्वॉल्व करता है, तो यू कैन नॉट कंटिन्यू, 30 मिनट्स का टेस्ट होता है, यू कैन नॉट कंटिन्यू वापस से BPP। जो BPP का रिजल्ट आया उसका मतलब वो रिजल्ट आया है, उसको मानो एंड उसके बेसिस पे यू हैव टू टेक एन एक्शन, ठीक है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी। अब टोन की बात करते हैं, जो हमारा टोन होता है ना वो सबसे लेट जाएगा, बच्चे का टोन है वो लास्ट में ही जाएगा, टोनिसिटी तो मतलब जाएगी नहीं ना, अगर जा रही है तो मतलब कि सीवियर केस है। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है अगर वो कम हो रहा है तो वो हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है, लेट हाइपोक्सिया को, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, NST हमारा नॉन रिएक्टिव आ सकता है, और हमारे बच्चे के मूवमेंट्स कम हो सकते हैं, बच्चे की ब्रीथिंग में जल्दी से असर आ सकता है, हमें दिखा सकता है कि विजिबल कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह हो रहा है तो मतलब सीवियर केस हो गया। वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर आपको सब कुछ याद रहेगा कि हिपैटिक से रिलेटेड है, लेकिन कोरोनरी लिगामेंट भी याद रखना कि वेंट्री मिजेंट्री के थ्रू आता है। फिर आता है हमारा माहा के अंदर सिस्टोसाइट्स, हेलमेट सेल्स ये सब बनते हैं, टूटे हुए सेल्स बनते हैं। तो ये हमारे किस किस में मिलते हैं, तो देखो ये छोटे छोटे नाम जितने भी हम यूज़ करते हैं ना उनके अंदर हाइपरटेंशन ये सारा, ठीक है। TTP, HUS, DIC, हेल्प एंड हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है। अब मैं पढ़ रही थी अबाउट HUS एंड TTP, इसमें क्या है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट TTP के अंदर ना थोड़े ज़्यादा हमारे फीचर्स आते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये क्या करता है हमारा साइनेट टॉक्सिसिटी कर देगा। साइनेट टॉक्सिसिटी करेगा तो हमारा केस को कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट करेगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। और उसके बाद हमारा सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ट्रीटमेंट लेंगे, नाइट्रेट देंगे एंड हाइड्रोक्साकोबालामीन देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।